कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम इलियास है, जो कि अब जॉर्जिया देश का रहने वाला है। इस देश की आबादी बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम एंगूरी नदी है। स्प्रिंग सीजन में नदी का पानी बहुत कम हो जाता है और छोटे छोटे द्वीप आइलैंड्स बन जाते हैं जिनका कोई भी मालिक नहीं होता। इसलिए इलियास एक छोटे से आइलैंड पर जाता है। वह वहाँ की मिट्टी की जांच करता है जो बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल होती है। वह तय करता है कि वह वहाँ पर खेती करेगा ताकि सर्दियों में आराम से रह सके। दरअसल रूस इस देश पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जॉर्जिया जो कि इसका पड़ोसी देश है रूस से युद्ध कर रहा है ताकि उसका क्षेत्र हथियाने न दिया जाए। इसलिए यहाँ के लोगों के पास ज़मीन नहीं है। जितनी भी ज़मीनें हैं वे युद्ध की वजह से नष्ट हो चुकी हैं। अब इलियास ने निर्णय लिया है कि वह इसी छोटे से आइलैंड पर खेती करेगा। अगले दिन वह नाव से कुछ लकड़ियाँ लेकर आता है, क्योंकि जब तक उसकी फसल तैयार नहीं हो जाती उसे यहीं पर रहना होगा। इसलिए उसे अपने रहने की जगह यहाँ पर बनानी होगी। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से 4 लकड़ियाँ खड़ी कर पाता है। इसके बाद वह अपने गाँव लौट जाता है। दरअसल ये सब लोग जंगल के बीचों बीच रहते हैं ताकि सैनिकों से बच सकें और सुरक्षित रह सकें। अगले दिन इलियास एक बार फिर उसी आइलैंड पर आता है और इस बार उसके साथ उसकी पोती होती है जिसका नाम मरियम है। मरियम का इलियास के अलावा कोई नहीं है। उसके माँ बाप की मौत हो चुकी है। वह बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है, शायद इसलिए क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसने बहुत दुख देखे हैं। आइलैंड पर पहुंचकर सबसे पहले वे मछली पकड़ने के लिए जाल लगाते हैं। इसके बाद मरियम अपने दादा की मदद करती है। काम के दौरान वह देखती है कि नदी के ऊपर से कुछ सैनिक जा रहे हैं। वह अपने दादा से पूछती है, क्या ये जॉर्जिया के सैनिक हैं? इलियास जवाब देता है, हाँ, ये पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन काम की रफ्तार बहुत धीमी है। शाम को वे आग जलाते हैं और जो जाल उन्होंने मछली पकड़ने के लिए लगाया होता है उससे मछलियाँ निकालकर अपना खाना तैयार करते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज भी उनका रहने का स्थान पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया, इसलिए उन्हें वापस गांव लौटना पड़ता है। अगले दिन वे फिर लौटते हैं। इस बार इलियास किसी भी कीमत पर अपने लकड़ी के घर वुडन हाउस को पूरा करना चाहता है ताकि जल्द से जल्द खेती शुरू कर सके। वह पूरी मेहनत से काम करता है। वह अपनी पोती मरियम के साथ काम कर रहा होता है, तभी फिर से कुछ सैनिक वहाँ से गुजरते हैं। वे मरियम को ध्यान से देखते हैं और मरियम भी उन्हें गौर से देखती है। इसके बाद वह अंदर चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सैनिक उसे इतनी ध्यान से क्यों देख रहे थे। इसी तरह इलियास आज अपने लकड़ी के घर को पूरा कर लेता है और अब कल से खेती शुरू करेगा, इसलिए आज उसे वापस गांव लौटना पड़ता है। अगले दिन एक बार फिर से वह अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ यहाँ पर आता है। हालांकि उसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन फिर भी उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की फिक्र रहती है। वह उसे गाँव में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इलियास अपनी खेती का काम शुरू करता है और बहुत मेहनत से दोपहर तक खुदाई का कुछ हिस्सा पूरा कर लेता है। वह बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, इसलिए अंदर जाकर सो जाता है। तभी उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह बाहर जाता है तो देखता है कि नदी के दूसरी तरफ कुछ लोग चिल्ला रहे हैं और वहीं से गोलियों की आवाज़ आ रही है। दरअसल उस तरफ अब रशियन सैनिकों का कब्जा है, लेकिन वहाँ से उसे कोई नहीं दिखता। वह पूरा दिन काम करने के बाद एक बार फिर अपने गाँव लौट जाता है। अगली सुबह वह फिर से अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम के साथ यहाँ आता है। आज वे बीज बोना शुरू करते हैं। जैसे ही वे बीज बो रहे होते हैं, आसमान में बिजली कड़कती है, जो ये संकेत है कि बारिश होने वाली है। अगर बारिश हुई तो नदी का पानी ऊपर आ जाएगा और ये पूरी ज़मीन पानी में डूब सकती है। लेकिन इलियास को यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम के साथ अंदर चला जाता है और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, साथ ही नदी का बहाव भी बढ़ चुका होता है। बाहर उनकी नाव ज़ोर ज़ोर से हिल रही होती है। इलियास को डर होता है कि कहीं उसकी नाव बह न जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वे दोनों यहाँ फंस सकते हैं। इसलिए तेज़ बारिश में इलियास बाहर जाता है और अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम के साथ किसी तरह नाव को ऊपर खींच लेता है। दोनों बुरी तरह भीग जाते हैं, इसलिए इलियास आग जलाता है ताकि वे गर्म रह सकें। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, लेकिन इलियास देखता है कि बहाव तेज़ होने की वजह से पानी अब ऊपर चढ़ रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा खेत पानी में डूब जाएगा। इसलिए वे दोनों जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और उनसे एक छोटा सा बांध बना देते हैं ताकि पानी अंदर ना आ सके। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जो बीज उन्होंने बोए थे वे छोटे छोटे पौधों में बदल चुके हैं। ये देखकर इलियास बहुत खुश होता है, क्योंकि यही फसल उनकी आखिरी उम्मीद है। इस समय युद्ध की वजह से चारों तरफ भुखमरी फैल चुकी है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ वे सिर्फ मछलियों के सहारे जिंदा हैं। अब इलियास अपनी फसल को ठीक करता है। रात को वह अंदर सोने चला जाता है। तभी रात में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वह बाहर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ ऐसी आवाज़ें आम हैं जो नदी की दूसरी तरफ से आती हैं जहाँ रशियन सैनिकों का कब्जा है। लेकिन आज एक सोल्जर उसके आइलैंड पर आ जाता है। वह एक हिरन का पीछा करते हुए यहाँ आता है। वह हिरन को मारता है और अपनी नाव में रखकर इस जगह से चला जाता है। सुबह जब इलियास उठता है तो वह देखता है कि खेत की एक तरफ की फसल किसी ने खराब कर दी है। वह समझ जाता है
कि यह किसी जानवर का काम है और तय करता है कि अब वह रात में पहरा देगा। एक बार फिर नदी से कुछ सैनिक गुजरते हैं। वे एक बार फिर से उसकी ग्रैंड डॉटर मरियम को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मरियम की उम्र ज़्यादा नहीं है, ये सब उसके लिए नया है। उसे कुछ पता नहीं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इलियास समझ जाता है। जब वे सैनिक नदी की दूसरी तरफ चिल्लाकर मरियम का नाम पूछते हैं तो इलियास अपनी बंदूक लाता है और हवा में गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर वे तीनों सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। अब इलियास को अपनी ग्रैंड डॉटर की बहुत चिंता होने लगती है। हालांकि ये दोनों बातें बहुत कम करते हैं, लेकिन आज इलियास मरियम से कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करो। मरियम भी सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है, यानी वह भी अपने दादा के सपने को पूरा करना चाहती है, लेकिन कैसे उसे कुछ नहीं पता। रात की तरह इलियास आज भी अपने खेत पर पहरा देता है। अगली सुबह जब मरियम लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती है तो उसे फसलों के बीच कोई दिखता है। वह घबराकर जोर से इलियास को बुलाती है। जब इलियास वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक रशियन सैनिक जख्मी हालत में पड़ा है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो उस सैनिक के साथ इन्हें भी मार दिया जाएगा। तभी वहाँ से एक और नाव आती है जिसमें जॉर्जिया के सैनिक होते हैं। वे इलियास से पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ किसी सैनिक को देखा? इलियास मना कर देता है। इसके बाद वह जख्मी सैनिक जो रशियन है उसे अंदर लेकर आता है और मरियम से कहता है, तुम बाहर पहरा दो। फिर वह उस सैनिक के जख्म साफ करता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। इलियास मरियम को गांव भेजता है और कहता है, कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। मरियम जल्दी से सारा सामान लेकर लौट आती है। उसके बाद इलियास उसे वापस गांव भेज देता है और उस सैनिक के लिए सूप बनाता है। हर रोज़ वह उस सैनिक का ध्यान रखता है। कुछ दिनों बाद उसे होश आ जाता है। जब सैनिक बाहर आता है तो देखता है कि इलियास अपनी नाव के पास काम कर रहा है। इलियास उसे देखकर जल्दी से पास आता है और कहता है, तुम अंदर जाओ, अगर जॉर्जिया के सैनिकों ने देख लिया तो वे तुम्हें ही नहीं मुझे भी मार देंगे। फिर इलियास उसके लिए पानी गर्म करता है। इसी दौरान उसकी ग्रैंड डॉटर मरियम भी सामान लेकर वहाँ आ जाती है। ये पहली बार है जब वह उस सैनिक को देखती है। वह सैनिक भी मरियम को ध्यान से देखता है, जिससे मरियम के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। आज हम पहली बार मरियम को मुस्कुराते हुए देखते हैं। दरअसल वह सैनिक की तरफ आकर्षित हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। एक दिन जब सैनिक लकड़ियाँ जला रहा होता है तभी मरियम उसके ऊपर पानी फेंक देती है और खेत की तरफ भाग जाती है। रशियन सैनिक भी उसका पीछा करता है। दोनों नदी में जाकर एक दूसरे के साथ बहुत खेलते हैं। मरियम बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके दादा इलियास उन्हें देख लेते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वे मरियम को डांटते हैं और वहाँ से भेज देते हैं। अगली सुबह जब रशियन सैनिक बैठा होता है तभी उसे नाव की आवाज़ सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि जॉर्जियन सैनिक इसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वह भागकर पानी में कूद जाता है और छुप जाता है। अब जॉर्जियन सैनिक इलियास के पास आते हैं। इलियास घबरा जाता है और उसकी घबराहट को वे भांप लेते हैं। वे पूछते हैं, तुम हमें देखकर घबरा क्यों गए? इलियास जवाब देता है, मुझे लगा कि रशियन सैनिक हैं। इसके बाद कमांडर कहता है, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी दो। इलियास अंदर पानी लेने जाता है, लेकिन सैनिक भी उसके पीछे पीछे उसके लकड़ी के घर के पास आ जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। दरअसल अब उन्हें इलियास पर शक हो गया है। इलियास कमांडर से पूछता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? कमांडर जवाब देता है, हमारे यहाँ से एक रशियन सैनिक भाग गया है, हम उसे खोज रहे हैं। जैसे ही वह हमें मिलेगा हम उसे मार देंगे। इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। अब रशियन सैनिक बाहर आता है। वह ठंड से कांप रहा होता है। इलियास उसके लिए आग जलाता है। रशियन सैनिक बहुत डर चुका होता है। उसे पता है कि अगर जॉर्जिया के सैनिक उसे देख लेंगे तो तुरंत गोली मार देंगे। अगली सुबह जब इलियास अपने लकड़ी के घर की तरफ आता है तो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर वह सैनिक नहीं है। वह समझ जाता है कि वह यहाँ से भाग चुका है, इसलिए वह अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम को भी इस आइलैंड पर काम करने के लिए साथ ले आता है। लेकिन यहाँ आकर जब मरियम को पता चलता है कि रशियन सैनिक यहाँ से चला गया है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह उदास रहने लगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह उस सैनिक से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ उसे खुद भी समझ नहीं आता। कुछ दिनों बाद एक और नाव आती है जिसमें रशियन सैनिक होते हैं। वे अपने साथी के बारे में पूछते हैं, लेकिन इलियास साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। सैनिक बिना कुछ पाए वहाँ से चले जाते हैं। अब जल्दी ही फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जो बहुत अच्छी होती है। इलियास तय करता है कि आज से फसल काटना शुरू करेगा। जब वह फसल काट रहा होता है तो देखता है कि नदी का बहाव बहुत तेज़ है और आइलैंड की मिट्टी कट रही है। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिससे आइलैंड धीरे धीरे डूबने लगता है। इलियास यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत पानी में डूबने वाली है। उसकी ग्रैंड डॉटर मरियम भी उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है। वे जल्दी जल्दी फसल काट कर अपनी नाव पर रखती हैं। जब नाव भर जाती है तो इलियास मरियम को नाव पर बैठाकर गांव भेज देता है और खुद अपने लकड़ी के घर के पास जाकर उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि घर डूब जाए। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी पूरी मेहनत पानी में समा जाएगी। नदी का बहाव इतना तेज होता है कि धीरे धीरे उसका लकड़ी का घर और पूरी फसल पानी में डूब जाती है। उस घर और फसल के साथ इलियास भी पानी में समा जाता है।